लेक्चर 21 सुबह की शुरुआत। आगे अनिका अपने मन को पक्का कर ही रही थी कि तभी वेद ने उसके सीने पर चलते उसके हाथों को पकड़ बेड पर दबाते हुए कस लिया, जिससे उसके हाथों में पहन रखी चूड़ियों की आवाज वहां गूंज उठी। वेद को देखकर लग रहा था जैसे वो आज अनिका को पूरी तरह अपना बनना चाहता है, इसलिए वो अनिका की नेक के हर हिस्से पर अपनी छाप छोड़ रहा था। इस समय उस शांत कमरे और उस खिड़की से आती ठंडी हवा और उसमें घुलती उन सारे फूलों की महक के साथ उन दोनों की धड़कनों की तेज आवाज के अलावा कुछ और नहीं था। यह अनिका भी अब मदहोश होने लगी। वेद के सेक्सुअली टच करने से वो अपने हाथों को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वेद के आगे वो सब काफी नहीं था। वेद के लिए ये सारे पल किसी खास लम्हे जैसा था, जैसे शायद उसने काफी किसी और के लिए महसूस नहीं किया। वेद उसकी नेक को चूमते हुए उसकी चिन तक का सफर तय किया और फिर उसके होठों की करीब पहुंचकर रुक गया, और उसके उस लाल चेहरे को जिसकी रंगत बदलने की वजह वेद खुद था, उसे निहारते होते हुए एक बार फिर से अनिका के कपकपाते उन गुलाबी होठों को अपने होठों में दबा लिया और उसे किस करने लगा। लेकिन इस बार उसकी किस में धीरे धीरे उसका जुनून दिखाई देने लगा, जिससे अनिका पूरी तरह कांपने लगी। उसके हाथ वेद के हाथों में कैद थे और सांसे की डोर को भी वेद ने जैसे किसके थाम लिया था। और यहाँ वेद को तो जैसे आज अनिका का नशा सा ही चढ़ चुका था। वो बस उस नशे के खुमार ही डूबे रहना चाहता था, क्योंकि शायद वो अनिका को पाना या हासिल करना नहीं बल्कि अपने में बसना चाहता था। आज उसे अनिका के पास होने का इतना सुकून महसूस हो रहा था कि वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाह रहा था। फिर वेद ने अनिका के एक हाथ को आज़ाद किया और फिर उसके होठों को भी आज़ाद कर अपने हाथ से उसके कंधे पर से ब्लाउज को जैसे उसने पहले ही खोल ढीला कर दिया था उसे नीचे करने लगा। फिर उसके खुले कंधे को अपने होठों से चूम लेता है, जिससे अनिका की भारी होती सांसें को उसने और बढ़ा दिया। फिर उसके हाथ जैसे ही उसे पूरा उतारने लगे, अनिका की बेचैनी उसकी हिम्मत के आगे हार गई और उसने अपने हाथ को क्रॉस करते हुए उस ब्लाउज को कस के पकड़ लिया और अपनी आंखें कस के बंद कर ली, जिसे देख वेद ने समझने में एक पल का भी समय नहीं लिया कि अनिका के लिए अभी ये सब मुश्किल है। उसके चेहरे पर और उन बंद आंखों के पीछे वेद को एक डर सा दिखाई दे रहा था, जिसे समझते हुए वेद ने एक गहरी सांस ली और फिर अनिका के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए उसके माथे को चूम लिया और उसके कान के पास आकर उससे बोला, अभी तुम रेडी नहीं मिसेज बंसल, इसलिए डरो मत, अब मैं कुछ और नहीं करने वाला। ये सब कहते हुए वेद के माथे पर नाराजगी का एक बल भी नहीं था। और यहाँ ये सुनते ही अनिका अपनी आंखें खोल वेद को देखने लगी और वेद ये कहते ही उसकी गालों पर किस कर आगे बोला, सो जाओ, गुड नाइट। ये सुनते ही अनिका अपनी आप में ही उलझ सी गई, जो उसका चेहरा साफ बयां कर रहा था। और वेद ये बोलते हुए उसके ऊपर से ही बैग की दूसरी साइड पर जा लेटा और रिमोट से रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। इधर अनिका ने अपनी हैरान नजरें घुमाकर वेद को देखा तो उसकी नजरें साफ बता रही थी कि आज उसके दिल में वेद के लिए कितनी इज्जत बढ़ गई थी। वो हर बार उसके बारे यही सोचती रही कि शायद वेद उन्हीं सब मीरजादों की तरह ही होगा, जो मौका मिलते ही अपनी सारी हसरत पूरी कर लड़कियों को दोबारा पलटकर भी नहीं देखते। पर आज जब वेद के पास मौका भी था और अपनी हसरत को पूरा करने की वजह भी, फिर भी उसने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। वो चाहता तो वो उसके साथ जबरदस्ती भी कर सकता था और अपना हक जमा सकता था कि अब तो उन दोनों की पूरी रस्मों रिवाजों के साथ शादी हुई है, ये बोलते वो कुछ भी कर सकता था। पर नहीं, उसने अनिका के बिना कहे ही उसे बस महसूस कर ही समझ लिया और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर उसे आज़ाद कर दिया। वो यही सब सोच मुस्कुराते हुए उसकी ओर से पीठ करके लेटे वेद को पीछे से निहारने लगी। अनिका का मन कर रहा था कि वो वेद को इस बात के लिए अभी कस के गले लगा ले और उसे थैंक्स बोले। वो ऐसे ही वेद को निहार कब नींद के आगोश में पहुंच गई उसे मालूम ही नहीं पड़ा। धीरे धीरे रात ढल गई और सूरज चढ़ने लगा, और वेद की आंखों को जब उस खिड़की से आती सूरज की रोशनी ने चूमा तो उसकी नींद टूट गई। और उसने जैसे ही अपनी आंखों को खोले बिना ही अपने हाथ को पलटा तो उसका हाथ अनिका के हाथ से जा टकराया, जिससे उसकी पहन रखी चूड़ियों की खनक की आवाज से जब उसने अपनी गर्दन घुमाकर अपनी आंखें खोली तो आज उसकी सुबह शुरुआत सोती हुई अनिका के मासूम चेहरे को देखने से हुई, जिसे देख वो बस कुछ पलों के लिए ठहर सा गया। उसके चेहरे पर इस वक्त कल रात की बात को लेकर कोई स्ट्रेस दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो एकदम शांत था। वो उठा और उसने एक बार फिर अनिका को सुकून भरी निगाहों से देखा, फिर महसूस किया कि सूरज की रोशनी अब अनिका पर चढ़ने लगी थी। तो वो उठा और किसी फिक्रमंद पति की तरह उस खिड़की को पर्दे लगा उसे ढक दिया और अनिका को देख ऐसे अपने ऊपर प्राउडली मुस्कुराने लगा जैसे उसने अनिका को पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया हो। फिर वो ऐसे ही मुस्कुराते हुए सीधे बाथरूम में बढ़ चला। थोड़ी देर बाद जब वो बाथरूम से बाथरोब पहने बाहर आया तो उसने देखा कि अनिका तो अभी भी सो ही रही थी, जिसे देखते हुए उसकी भौहें सिकुड़ने लगी।
पता नहीं कितने बजे तक सोती है ये लड़की। घड़ी में 8:30 हो रहे और ये है कि अभी तक उठी नहीं। ये सब बोलते हुए वेद उसे अजीब नजरों से देख सामने रखे कवर की ओर बढ़ गया। बेचारी अनिका जो घोड़े बेचकर सो रही थी, उसे तो पता तक नहीं था कि वेद उसके बारे में क्या क्या बात कर रहा था। इसमें न ही वेद की गलती थी कि वो टाइम के लेकर इतना पंचुअल था, और न ही अनिका की, जिसे शायद देर तक मतलब थोड़ा ज़्यादा देर तक सोने की आदत थी। वेद ने कवर्ड में से अपने लिए एक इंडियन ट्रेडिशनल वेयर यानी पेस्टल ग्रीन कलर की सिल्क कुर्ता पायजामा निकाल लिए। फिर वो उन्हें लेकर बाथरूम की ओर बढ़ ही रहा था कि उसकी नज़रें अनिका की खुली पीठ पर पड़ गई। क्योंकि कल रात वेद ने जो उसकी ब्लाउज के हुक्स और डोरी को खोल दिया था, उन्हें अनिका बिना बंद किए ही ऐसे ही सो गई थी, इसलिए उसकी पीठ अभी भी खुली हुई थी, जिस वजह से उसकी गोरी और चमकती हुई बैक पूरी तरह से वेद डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। जिसे देख वेद ने मुस्कुराते हुए अपना एक कदम बाथरूम की ओर बढ़ाया और एकदम से कुछ सोचने के बाद पीछे कर लिया। उसके चेहरे का भाव उसके दिमाग में चल रही किसी बात को साफ साफ उसकी आंखें में झलका रहे थे। फिर उसने जब अपने कपड़ों को पास रखे काउच पर रख अपने होंठ को दांतों के बीच में दबाया तो उसकी छोटी हो चुकी आंखों ने साफ जता दिया कि उसे कोई शरारती सूझी है, और वो ऐसे ही अनिका की ओर बढ़ने लगा और उसके पास लेटते हुए अपने गीले हाथों से अनिका के हाथों को लपेटकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। किसी ठंडी चीज के एहसास से अनिका बेचैन तो हुई, पर अभी भी गहरी नींद में थी। पर वेद की शरारत यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। उसने ठंडे होंठों से उसके कान पर किस कर किया, जिससे उसके गीले बालों से टपक रही पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगी। तो अड़ियल अनिका ने भी नींद में ही अपने हाथ से उन्हें पोंछ लिया, पर अपनी आंखें खोलने की गुस्ताखी नहीं की, जिसे देख वेद को तो जिसे शौक ही लग था कि क्या सच में किसी को अपनी नींद को लेकर इतना लगाव हो सकता है भला। ... वाओ, ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी भी कितने आराम से सो रही है। यही सब सोचते हुए वेद को फिर फ्लैशबैक यानी अनिका की वो पहली मुलाकात और रात याद आती है, जिसमें वो नींद में बिस्तर पर से गिरने ही वाली थी और वेद ने ही उसे संभाला था, जिसे याद कर तो उसकी बाहें सिकुड़ गई। पर आज उसने भी ठान ही लिया था कि वो आज अनिका जल्दी उठाकर ही मानेगा। तो अपने वादे पर कायम वेद ने अनिका को सताना शुरू कर दिया और पहले तो बड़े प्यार से उसकी नेक पर किस करने लगा, जिससे अनिका उसके गीले बालों की छून से बेचैन होने लगी। फिर वेद ने उसकी नेक पर किस करते हुए अपनी शरारत को अंजाम दिया और उसे नेक पर ही किस करते हुए बाइट कर लिया, जिससे अनिका एकदम चीख पड़ी, आहा, और अपनी आंखें खोल वेद की तरफ मुड़कर उसे बड़ी हैरानी से देखने लगी। उसे अपनी ओर हैरानी परेशान आंखों से देखती अनिका को वेद ने एकदम नॉर्मल पर अपनी बेस वॉइस में जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मिसेज बंसल। ये कहते हुए वेद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और अनिका उसे तो शायद सदमा ही लग गया था। उस बेचारी ने तो ये सपने भी नहीं सोचा होगा उसकी शादी के बाद की पहली सुबह की शुरुआत ऐसे होगी। वो अभी भी उसे शौक होकर देख रही और वेद वो अनिका को देख मुस्कुराया और आगे बोला, शादी की पहली सुबह मुबारक हो। ये बोलते हुए उसने के होंठों को एक गुड मॉर्निंग किस दी और वहां से उठकर अपने कपड़े लिए बाथरूम में चला गया। यहाँ अनिका अपनी गर्दन को सहलाते हुए उठकर बैठी और बाथरूम के दरवाजे को घूरते हुए वेद को कोसने लगी, बेवकूफ कहीं का, ऐसे कौन उठाता है किसी को। फिर लगभग रोते हुए एकदम से अपनी भावों को बदल अपने ही सवाल का खुद ही जवाब देते हुए बोली, मिस्टर वेद बंसल, और कौन। ये बोलते हुए वो अपने हाथ और चेहरे पर लगे पानी को पोंछने लगी, सारा भिगा भी दिया है इसने मुझे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर वेद को लेकर एक प्यारी पर नाराजगी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद जब वेद चेंज करके बाथरूम से आ गया तो अनिका भी बाथरूम में चली गई थी और वेद वहां काउच पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम निपटाने लगा। फिर कुछ देर बाद अनिका बाथरूम से नहाकर वापस आई तो वेद की नज़रों ने अपना रुख उसकी ओर मोड़ लिया और वो उसे देखता ही रह गया। चूड़ियों और पायल की झनकार, मेहंदी से सजे उसके पैर और हाथ जो उस सफ़ेद बाथरोब में चमक रहे थे, और बालों से गिरती पानी की बूंदें जो उसके चेहरे पर भी थी उस पर कांच के मोती की तरह चमक रही थी, और माथे पर लगा वो हल्का सिंदूर जो आज उसे एक अलग ही रूप दे रहा था। और वेद ने वैसे भी उसे आज पहली बार ऐसे देखा था। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ी वेद अपने ध्यान को झटकते हुए एक बार फिर से अपने काम में लग गया, या ये कहे कि अपना मन संभालने की कोशिश करने लगा। इधर अनिका ने वेद की तरफ एक नज़र डाली और वो ये देख हैरान थी कि वेद ने उससे एक बार भी सुबह के बाद बात नहीं की और यहाँ तक कि देखा तक नहीं था, और अभी भी अपने काम में लगा हुआ था, जिसे देख उसका दिल छोटा सा हो जाता है। उसे लगा ... शायद वेद कल रात की बात को लेकर नाराज है मुझसे। यही सोचते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी छाने लगी और वो ऐसे ही सुस्त बॉडी लैंग्वेज से अपनी बालों को टॉवल से पोंछने लगी।
कि तभी रूम का डोर नॉक होता है तो अनिका वेद को एक नज़र देखते हुए उसी हालत में दरवाजा की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा कि तभी वेद ने आकर भी उस हैंडल को पकड़ लिया। वेद को जैसे ही हैरान अनिका ने देखा तो वेद ने उसे एक लुक देते अपनी आंखों से पीछे हटने का इशारा किया। उसने ऐसे इसलिए किया क्योंकि वेद मन ही मन नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ को कोई भी ऐसे भीगी भागी और बाथरोब में देखे। आखिर उसकी बीवी इतनी प्यारी जो लग रही थी। उसके इतने इंटेंस लुक को देख अनिका तुरंत पीछे हट गई और वेद ने दरवाजा खुला। बाहर एक लड़का अनिका के लिए लाए हुए कपड़े लिए खड़ा था जो वेद ने ही मंगवाए थे। गुड मॉर्निंग सर। वेद जवाब में गुड मॉर्निंग कहा। कपड़े लेकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और ड्रेस लाकर अनिका को दे दी। लो जाकर चेंज कर लो। वेद ने बस इतना ही कहा और उसे ड्रेस देकर वापस जाकर अपने काम में लग गया। अनिका ने भी कोई सवाल ना करते हुए उन कपड़ों को लेकर बाथरूम में चली और चेंज करके वापस आ गई। वो जब बाहर आई और कमरे में अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो वो हैरान रह गई। _22 क्लब बाइट। आगे अनिका जब बाथरूम से नहाकर वापस आकर रूम को निहारने लगी तो वो पूरी तरह से हैरान रह गई क्योंकि वहाँ पूरा कमरा खाला पड़ा हुआ था। वेद वहाँ नहीं था जिसे देख अनिका अपने आप से कहने लगी, अब ये कहाँ चला गया। वो ये सब बोल तो ऐसे रही थी कि जैसे उसे वेद से कोई जरूरी काम था या कहे कि उसकी तारीफ का इंतजार था। वो उसकी नज़रों पर साफ लिखा था कि उसे शायद वेद की एक खूबसूरत नज़र का इंतजार था। और जब वेद उसे देखे बिना ही चला गया और वो सुबह से उससे बोल भी नहीं रहा था तो अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वेद जरूर उससे नाराज है। वो उसके दिए हुए लाइट पिंक कलर के पेंट और कुर्ती में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, पर चेहरे का रंग वेद के बिना फीका सा पड़ा हुआ था। वो उसी उदास चेहरे से वहां लगे शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और तैयार होने लगी। उसने अपने बालों को सुखाकर उसका एक बन सा बना लिया क्योंकि वो उसे बार बार परेशान कर रहे थे और उसे खुले बाल रखने की आदत नहीं थी। फिर कानों में बस झुमके पहन लिए क्योंकि चूड़ियां, मंगलसूत्र और पायल तो पहले ही उसने पहन रखे थे, इसलिए उसने कुछ और नहीं पहना और वैसे भी उसे किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो इन सब में भी काफ़ी सुंदर लग रही थी। फिर चेहरे पर हल्का मेकअप लगाया और जैसे ही अपनी मान को वो सिंदूर से सजाने लगी कि तभी पीछे से वेद रूम में आ गया। अपने पीछे वेद को देख वो उसे शीशे में निहारने लगी और वेद उसे, और ऐसे ही उन दोनों की नज़रें उस शीशे में टकराए। वेद अपनी खूबसूरत बीवी को एक नज़र देख फिर से बिना कुछ कहे और बिना किसी भाव के वहां से सीधे काउच पर जाकर बैठ गया और फिर से लैपटॉप में अपना काम करने लगा। ये देख अनिका तो पूरी तरह शॉक ही हो गई क्योंकि वेद ने फिर कुछ नहीं कहा और ना ही हमेशा की तरह उसके करीब आया जैसे पहले किया करता था। ये सोचकर उसका दिल तो जैसे टूटता ही जा रहा था कि कहीं उसने कल वेद को रोक कोई गलती तो नहीं कर दी। और यही सोच टेंशन की मारी अनिका अपने होठों को अपने दांतों में दबाए फिर से अपने आप को उस टूटे हुए दिल से संवारने लगी। वेद शायद ये सब जानबूझकर ही कर रहा था क्योंकि वो बारों से अनिका चोर नज़रों से उसका लगता चेहरा देख मुस्कुरा रहा था और जैसे ही अनिका उसे देखती तो वो अपने होठों को अपने हाथ से कवर कर लेता। वो उसे देख पहले ही समझ गया था कि अनिका उसके बात ना करने से बेचैन थी और वो उसे बस ऐसे ही बेवजह सता रहा था। फिर अनिका को भी गुस्सा आने लगा जो उसके चेहरे पर वेद को देखते हुए साफ दिखाई दे रहा था। ... नहीं करनी ना बात, मत करो, बाहर में जाओ, अब मुझे भी नहीं करनी। यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए वो अपनी सिकुड़ी हुई भौहें के साथ वो मुड़ी और वेद को घूरते हुए देख बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाने लगी। तो वेद ने उसे एक नज़र देखा और कुछ नोटिस कर उसकी आंखें छोटी हो गई। फिर अनिका ने अपने बालों को खोल दिया और गुस्से में तमतमाती हुई रूम से बाहर जाने लगी कि तभी वेद ने उसे आवाज़ लगाई, रुको। ये सुनते ही अनिका के कदम वहीं जम गए और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट से खिल उठा जैसे उसे इसी का तो इंतजार था। उसने पलटकर देखा तो वेद ड्रेसिंग टेबल से कुछ उठाकर ला रहा था। वेद अनिका के पास आने लगा जिसे देख पास आता देख उसकी दिल की धड़कन थम सी गई और वो मन ही मन खुश होने लगी। वो अपने दिमाग में वेद के हर बढ़ते कदमों से अंदाजे लगने लगी कि अब वेद आएगा और उसे कुछ अच्छा जरूरी बोलेगा कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। वो इनके ख्यालों गुम ही थी। वेद इन सब बातों को शीशे की तरह तोड़ते हुए कहा, ये लो अपने बाल बांधो। ये कहते हुए वो अनिका को एक रबर बैंड दे रहा था, जिसे सुनते ही पूरी तरह से हैरान अनिका अजीब सा मुंह बना बोली, क्या? वो ये सुनकर कुछ अजीब महसूस करने लगी क्योंकि वेद बिल्कुल भी सीरियस दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उसके चेहरे पर कोई खास कठोर भाव नजर आ रहे थे। इसलिए वो उससे वो रबर बैंड ले लेती है और अपने बाल बांधते वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगी जो इस समय बिल्कुल सपाट था।
और यहाँ अपने हाथ बांधे खड़ा वेद उसे देख मन ही मन कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर बुन रहा था, जो उसका चेहरे की तिरछी मुस्कुराहट बता रही थी। और अपने बालों को बांधते हुए अनिका अपने मन में सोचने लगी, डॉट 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 डॉट, क्या यार, फिल्मों में हमेशा हीरो हीरोइन के बालों को खुलवाते हैं या खुद ही खोल देते हैं, और वो सब कितना रोमांटिक लगता है। और एक ये मेरी खुशियों का दुश्मन, जब देखो मुझसे उल्टे सीधे काम ही कराता रहता है, कभी किस करो कभी कुछ और, पता नहीं अभी मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा। अब सब जो भी हो, ये कम से कम मुझसे बोला तो सही। यही सब सोच अनिका अपने आप को शांत करते हुए अपने बालों की एक पोनीटेल बना लेती है। फिर वेद को देखा पूछने लगी, अब ठीक है? जिसे सुन वेद मुस्कुराते हुए कहा, परफेक्ट, चले। और ये बोलते हुए उसने अनिका का हाथ थामा और रूम का दरवाजा खुल उसके साथ बाहर जाने लगा। नीचे एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए ब्रेकफास्ट लगाया गया था, जहां सारे गेस्ट कल रात ही रवाना हो गए थे। बस शालिनी के कुछ करीबी फ्रेंड एंड उनकी फैमिली के लोग थे जिन्हें राजस्थान घूमना था, वो रुक गए थे। बाकी शगुन और चिराग तो थे है, ये सभी लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठे हुए थे, जिनके साथ शालिनी बातें करने में काफी बिजी थी कि तभी वहां उन सब की चुगलियों को सुनकर बोर हो रहे चिराग ने सीढ़ियों से नीचे आते हुए वेद और अनिका को देखा और जोर से चिल्लाकर बोला, भाई आ गए। जिसे सुनने के बाद अपने फोन में बिजी शगुन की नजरों ने सिर्फ पहले अनिका को घूरना जरूरी समझा, और शालिनी ने झूठी मुस्कुराहट बिखरना शुरू कर दिया। इधर वेद अनिका का हाथ थामे उसे सीढ़ियों पर से बड़े ही हिफाजत से लिए आ रहा था। अनिका ने आते ही किसी संस्कारी बहू की तरह शालिनी के पैर छुए, जिसे देख वेद को गुस्सा सा गया और उसने अपनी आंखों को घुमाया, और वहां मौजूद सभी अनिका के इस स्टेप से हैरान रह गए। कुछ उसे संस्कारी तो कुछ उसे ओल्ड फैशन समझते हुए एक दूसरे को लुक देने लगे। शालिनी ये देख शॉक हुई और उसे मना करने लगी, अरे अरे नहीं बेटा, ये सब नहीं करते। ये कहते हुए वो उसे उठा अपने गले लगा लेती है। शगुन उसे देख हंसते हुए बोली, हाउ ओल्ड फैशन शी इज, आजकल ऐसे पैर कौन छूता है। ये कहते वो अनिका का मजाक बनाते हुए हंसने तो उसके पास बैठे चिराग ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इंडियन लड़कियां आज भी ऐसे बड़े को रिस्पेक्ट देती है, तुम्हें क्या पता होगा, तुम और तुम्हारी फैमिली तो 12 साल पहले ही देश छोड़कर चले गए थे ना। ये कहते हुए चिराग के उसे एक कड़वी मुस्कुराहट दे रहा था, और यहाँ वेद अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जाकर चेयर पर बैठने लग। फिर शालिनी ने अनिका को कहा, जाओ बेटा, जाकर वेद के पास बैठ जाओ और ब्रैग करो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट थी। ये सुन अनिका भी मुस्कुराते वेद के पास वाली चेयर पर बैठ गई, और जब उसने वेद को देखा जो उसे अपनी जलती आंखों से घूर रहा था, तो वो अचंभे में पड़ गई। डॉट 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 डॉट, अभी तो रूम में बिल्कुल ठीक था, अब क्या हुआ, ऐसे क्या किया मैंने। यही सब अपने मन में सोचते हुए कंफ्यूज हो चुकी अनिका उसे देख समझते हुए यूं ही अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। बीच ब्रेकफास्ट में शालिनी उठी और उसने अपने पास रखे एक बैग में से एक गहने का बॉक्स निकाला। सो एवरीवन, मैं आज हमारी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे खानदान की नई बहू को ये खानदानी हार देना चाहती हूँ। वो ये बोलते हुए सभी को वो कुंदनों से जड़ा हुआ हार दिखा रही होती, और उसे देख सबको उसकी कीमत का अंदाजा हो जाता है, तो सभी आंखें फाड़े उसे देखने लगते हैं, और जिससे वेद के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट छा जाती है, जिसे उसे इसी टाइम का तो इंतजार था। शालिनी अनिका की ओर इस हार को लिए बढ़ने लगी और अनिका उसे अपने पास आता देख खड़ी हो गई। शालिनी ने वो हार अनिका के हाथों में थमा दिया, जिसे अपनी आंखों को छोटी करे हुए वेद ने कहा, ये क्या मोम, ऐसे थोड़े होता है, कम से कम उसे अपने हाथों पहना तो दीजिए। ये कहते हुए वेद के चेहरे पर एक झूठा दिखावा सा था, और इधर शालिनी भी सभी के सामने दिखावा करते हुए मुस्कुरा उस हार को निकाल अनिका को पहनने लगी। और जैसे ही वो अनिका को वो हार पहनाने लगी, उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से अलग हो गए, जिसे देख वेद की मुस्कुराहट थोड़ी बढ़ने लगी, और वो शालिनी को यूं देख अपनी आंखों से एकटक देखे जा रहे था। और यहाँ शालिनी उसे वो हार पहना सभी से बोली, अच्छी लगता रही ना मेरी बहू, चलो बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसे सुन अनिका थोड़ा हैरान सी हो जाती है, क्योंकि उसे शालिनी के ऐसा कहना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर वो फिर भी अपनी गर्दन हिला हाँ कर देती है। डॉट डॉट डॉट, एक्सक्यूज मी प्लीज, ये बोलते हुए वो अनिका का हाथ कसकर पकड़ उसे वहां से ले जाने लगती है, और डाइनिंग टेबल पर बैठा वेद उसे ऐसे ले जाता देख एकदम शांत बैठ अपने जूस का गिलास उठा उसका शिप लेने लगते हैं। उसकी वो इंटेंस आंखें साफ बता रही थी कि जितना शांत वो बैठा है उतना ही नहीं और कुछ था जो उसके दिमाग में घूम रहा था, जो उसके चेहरे पर आई तिरछी मुस्कुराहट में छुपा हुआ था।
इधर शालिनी अनिका का हाथ खींचते हुए उसे उस पैलेस एक खाली हॉल में लेकर आ गई और फिर रुककर पीछे पलटते हुए अनिका पर चिल्लाते हुए गुस्से करने लगी। ये सब क्या है? हाँ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? शालिनी को अपने ऊपर ऐसे चिल्लाता देख अनिका सहम सी जाती है और अपनी डरी हुई नजरों से उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ पूछने पाती शालिनी एक बार फिर से चिल्लाते हुए बोली, सुबह तो मेरे पैर छूकर बड़ा संस्कारी बनने का नाटक कर थी, फिर अब क्या हुआ? पूरी तरह से हैरान अनिका डरते हुए बोली, पर मैंने किया क्या? ये पूछते हुए युकी उसकी आंखों नम होने लगी। शालिनी अपने पकड़ उसके हाथ पर कसते हुए कहा, अभी भी तुम इतनी भूली बन रही हो। वो ये सब बोलते हुए अनिका को घूर ही रही थी कि तभी एक आवाज आई। हाँ, क्योंकि उसे सच में नहीं पता है आखिर बात क्या। वेद सामने से शालिनी को एक इंटेंस लुक देते हुए आगे आया और आते उसने अनिका के हाथ को शालिनी की पकड़ से अलग किया। डॉट 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 सॉरी, इसे इतने कस के पकड़ का हक सिर्फ मेरे पास है जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वो शालिनी को घूरते हुए अनिका का हाथ पकड़ते हुए खड़ा हो गया। फिर उसने आगे कहा, इसमें उसकी गलती है। ये बोलते हुए वेद की आंखें में एक अलग ही गुस्सा झलक रहा था। उसकी बात का जवाब देते शालिनी ने एक कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ सही कहा, ये निशान तुम्हारे बिना हो भी कैसे आ सकता था, लेकिन कम से कम अपनी बीवी को थोड़ी तमीज तो सिखा दे होती कि अपने बड़ों को समाने उसे कवर करके आना चाहिए। शालिनी ये सब अपने दांत पिसते हुए बोल रही थी, जिसे सुन अनिका कुछ समझते हुए एक सोच में पड़ जाती है, पर अभी भी वो बस उसकी बातों में उलझी है थी। वेद ने अपनी एक मुस्कुराहट देते शालिनी को चिढ़ाते हुए कहा, प्यारी मोम, उसे निशान नहीं, लव बाइट कहते हैं। ये कहते उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो शालिनी को ऐसे ही तो गुस्सा होते हुए देखना चाहता था जिसका इंतजार शायद उसे सुबह से था। और ये सुन तो अपनी आंखें और मुंह फाड़े खड़ी अनिका को फिर सब कुछ समझने में एक सेकंड भी नहीं लगी कि वेद जिस लव बाइट की बात कर था वो उसने उसे सुबह जगाते हुए दी थी। फिर यही सब समझने के बाद उसने अपनी हाथ से अपनी नेक को वहां छुआ जहां वेद ने बाइट किया था, और शर्म से पानी पानी हो चुकी अनिका अपने हाथ से उस निशान को छुपाए और अपनी नजरें झुकाए खड़ी रह गई। शालिनी जो वेद की बेशर्मी से हैरान थी वो उससे बोली, कुछ तो शर्म करो वेद, कितनी बेशर्मी से लव बाइट की बातें कर रहे हो। बाहर तुमसे बड़े और छोटे दोनों ही उम्र के लोग बैठे हुए हैं, साथ में चिराग और शगुन भी है। ये कहते हुए शालिनी के चेहरे पर वेद के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी, और वेद ने भी उसी टोन में जवाब देते हुए कहा, किन लोगों की बात कर रही है आप मुझसे? ओ अच्छा, उन लोगों की जो आपके गेस्ट है और जिनके नाम तक मैं ठीक से नहीं जानता। जिसे सुनते ही शालिनी उसे घूरने लगी और वेद आगे कहा, रहो बात छोटे लोगों की यानी शगुन और चिराग की, वो इनके सब के बारे में सब बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनकी बात तो आप मेरे सामने करे ही ना, तो बेहतर होगा। ये कहते हुए वेद की आंखों में कोई भी गिल्ट दिखाई नहीं दे रहा था। अनिका ये सब सुनकर बस वहां से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर वेद ने उसका हाथ जो कस के पकड़ा हुआ वो भागती भी कैसे, क्योंकि उसे ये बातें सुन सुनकर इतनी शर्म जो आ रही थी, पर वेद वो तो इस पर इतनी बेसब्री से चर्चा कर रहा था जैसे ये कोई नॉर्मल टॉपिक हो। वेद एक बार फिर एक कड़वी मुस्कुराहट देते हुए उसे घूर रही शालिनी को देख कहा, और फिर मोम, ये सब पति पत्नी के बीच नहीं होगा तो किसके की बीच होना चाहिए? अपनी वाइफ पर प्यार लुटाना गलत है क्या? हम वेद को देखकर लग रहा था कि वो शालिनी से अपनी किसी बात को लेकर बदला सा ले रहा था, और अपनी जलती आंखों से वेद को घूर रही शालिनी वहां से ये सुन जाते हुए कहने लगी, तुमसे बात करना बेकार है। और ये बोलते हुए वो आगे जाने लगी तो वेद के उससे कहा, हाँ, मुझसे बात करना बेकार है। ये सुन शालिनी के कदम वहीं थम गए और वेद उसे देखते हदे आगे बोला, और आगे सकता मेरी वाइफ से भी ऐसे बात मत कीजिएगा, मुझे बुरा लगता है। मुझे बुरा लगने का मतलब जानती है ना आप? जिस पर शालिनी और ज्यादा गुस्से से भर जाती है। फिर वेद ने अपनी बात आई बढ़ाई, क्योंकि मेरी वाइफ मेरी जान, उसे कोई परेशानी हो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहते हुए वेद की आंखें आग उगल रही थी, जिसे देख शालिनी वहां से तमतमाते हुए चली गई। उसे जाता देख वेद फिर अनिका की तरह पलटा तो एक सेकंड से कम में उसके चेहरे एक्सप्रेशन चेंज हो गए। 23 नोक-झोंक। आगे वेद अपने मन में चल रहे तूफान को शांत कर जैसे ही अनिका की तरफ मुड़ा, उसके चेहरे के भाव जो कुछ पल पहले इतने कठोर हो रखे थे अपनी वाइफ की गुस्से से भरी नजरों को देख एकदम से कुछ सहमे से हो गए। अनिका यह वेद को एकटक घूरे जा रही थी, उसकी भौहें बस आपस में मिलने के लिए बस तैयार थी, और उसे देख कोई भी कह सकता था कि उसका मन अभी वेद को पीटने का कर रहा था। और वेद ने उसे देख उसके गुस्से को समझते हुए अपना गला साफ करते हुए उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें?
ये बोलते हुए वेद अपने आप को शांत दिखाने को कोशिश कर रहा था, पर अनिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे अभी भी घूर ही रही थी। कुछ सेकंड बाद वेद के कमरे का दरवाजा खुला और गुस्से से लाल पीली हो चुकी अनिका वेद हाथ पकड़े उसे अंदर खींच ले आई। वेद ने पहले की ही तरह उसका साथ देते हुए अपने भारी भरकम शरीर को अपने से आधी और पतली अनिका को खींचने दिया और अनिका ने उसे अंदर धकेलते हुए दरवाजा बंद कर लंबी गहरी सांसें लेते हुए बस वेद पर अपने गुस्से की बौछार शुरू कर दी। डॉट 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 अपने ने जानबूझकर किया ना, अपने ये देख लिया था और इसलिए मुझे मेरे बाल बांधने के लिए बोला। ये कहते हुए अनिका का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था और वेद उसे बस एक नॉर्मल लुक देते हुए देख रहा था, जैसे उस पर इन सब बातों का कोई असर ही न हुआ नहीं हो। और ये देख तो अनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो वेद की ओर अपने कदमों को बढ़ते हुए बोली, आपने ये सब अच्छा नहीं किया वेद, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी मुझे आप पर इतना गुस्सा आ रहा कि आह। ये बोलते हुए उसके आगे बढ़ते कदमों ने वेद को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया, जैसे वो अनिका से डर रहा हो और उसे ऐसा गुस्सा करते हुए ना जाने क्यों वो इतनी शांति से ये सब सुन रहा था। इधर अनिका ने अपनी हाथ की मुट्ठी भींच ली और अपनी आंखें बंद अपने आप के शांत करने के लिए लंबी सांसें खींचने लगी कि तभी वेद ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुम इतना। वेद बस इतना ही बोल पाया कि अनिका ने उसे रोक दिया। कुछ मत बोलना वेद, क्योंकि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई और मैं नहीं चाहती कि आप मुझे अपनी बातों में उलझा ले। जिसे सुन वेद ने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाया और अपने हाथ बांधते हुए कहा, हाँ तो फिर कहो। ये कहते हुए वेद के चेहरे पर अभी भी कोई गिल्ट नजर नहीं आया। वो अभी भी अनिका की सारी बातें शांति से सुनने के लिए तैयार था, जिसे देख अनिका ने कहा, देखा, अभी भी आपको जरा भी अफसोस नहीं हो रहा है कि आपने क्या किया है, और मैं ये सोचकर डर रही हूँ कि अब मैं आपकी माँ से कैसे नजरें मिला पाऊंगी। वो ये कहते हुए लगभग रोने ही वाली ही थी कि तभी वेद ने उसकी बात पर उसे डांटते हुए कहा, स्टॉप इट, वो तुम्हारी माँ नहीं। उसने ये सब अनिका जो वार्निंग देते हुए कहा तो इस पर अनिका ने अजीब सा मुंह बनाकर पूछा, तो मैं उन्हें क्या बोलूं? आंटी डॉट 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 मोम, मैं उन्हें यही बोलता हूँ, तो तुम भी उन्हें यही बोलोगी, क्योंकि मेरी माँ अब नहीं है, समझी? वेद ये सब बड़े ही इंटेंस लुक देते अनिका से कहा तो उसने भी अपना सर हिलाकर हाँ कर दिया। कुछ सेकंड के लिए अनिका का गुस्सा जो ठंडा पड़ने की कगार पर था उसे अनिका ने एक बार फिर से उबाल देते हुए वेद से फिर कहा, वो जो भी हो, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आपकी वजह से मुझे आज कितनी शर्म आ रही है। फिर रोनी सूरत बनाकर वेद से आगे कहने लगी, मैं आपको इसलिए कभी माफ नहीं करने वाली। ये बोलते हुए वो वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी ही थी कि वेद ने उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींच अपनी बाहों में भर लिया। पर इस बार ज्यादा गुस्सा होने की वजह से अनिका जो इस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वेद ने अपनी बाहों में नाराज खड़ी अनिका को देख अपनी भारी आवाज में उससे एकदम सपाट लहजे में कहा, हो गया तुम्हारा या अभी कुछ और भी रह गया है कहने के लिए? जिसे सुनते ही अनिका ने भी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए झट से जवाब दिया, क्यों फिर से मेरा मुंह बंद करने वाले हैं उस दिन की तरह? ये कहते हुए अनिका के चेहरे पर डर कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। उसका जवाब सुनते ही वेद को उसकी हिम्मत पर प्यार आ रहा था तो वो उसके होठों की ओर झुकते हुए बोला, तुम चाहती हो कि मैं वो करूं? और उसके करीब आते ही अनिका अपना मुंह फेरते हुए थोड़ा पीछे झुक गई और ऐसा करते हुए वेद के चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो उसे बस छेड़ रहा था। और अनिका के ऐसे रिएक्शन पर उसने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए कहा, अच्छा इतना गुस्सा कि मुझसे मुंह फेर रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि ये करके तुम अपने आप को वेद नाम की प्रॉब्लम में डाल दोगी? अनिका ने इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और ऐसे ही झुके खड़े रही क्योंकि वेद ने जो उसे कसकर पकड़ रखा था। ये देख कि अनिका उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है और उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करके खड़ी है, तो वेद ने उसे डराने के लिए उसे थोड़ा छोड़ना चाहा तो अनिका ने उसे कस के पकड़ लिया और फिर वो उसे सीधे लेकर खड़ा हो गया। और उसके चेहरे पर गिरने का डर देख वेद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई तो अनिका ने उसे देख अपनी नजरों से नाराजगी जाहिर की, जिसे देख वेद ने इस बार प्यार से पूछा, अभी भी नाराज हो? वेद की धीमी और ठंडी आवाज में इस बार उसे जब थोड़ी फिक्र महसूस हुई तो अनिका का दिल थोड़ा पिघला और उसने धीरे से कहा, मुझे ये सब पसंद नहीं वेद, ऐसे किसी के सामने एम्बेरेस होना, वो भी उसके लिए जिसमें मैं मेरी कोई गलती नहीं हो। जिसे सुन वेद का दिल भी उसके लिए बुरा फील करने लगा और उसने उससे अपनी गलती मानते हुए कहा, ठीक है आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई एम्बेरेसमेंट झेलनी पड़े, ओके? जिसे सुन अनिका का गुस्सा थोड़ा ढीला पड़ने लगा
और आज वेद ने पहले बार किसी के लिए अपनी गलती मानी थी और आज अनिका के लिए वो इतना झुका था। पर वो आखिरी वेद था, अनिका को इतनी आसानी से थोड़ी ही छोड़ सकता था, इसलिए इस बात को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया और अपने भावों के एकदम चेंज कर उसे फिर से परेशान करने की टोन में बोला, हाँ अगर बात यह है कि तुम्हें मेरा करीब आना या मेरा छूना पसंद नहीं, तो फिर तुम मुझे एक बार बोल दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। ऐसा बोला वो। जिसे ही उसने अपनी पकड़ अनिका पर से ढीली की तो हैरान अनिका ने वही रिएक्शन दिया जो वेद चाहता था और जानता था। अनिका ने झट से उसके कुर्ते के कॉलर को पकड़ वेद को अपनी ओर खींच लिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बोलते हुए उसकी आंखों ना चाहते हुए भी बहुत कुछ बोल गई। और जब उसे इस बात अंदाजा हुआ तो उसने वेद के कॉलर को तुरंत छोड़ दिया और अपनी नज़रों को इधर उधर दौड़ने लगी। और वेद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई और वेद ने उसे फिर से उसकी कमर से थाम लिया, पर इस बार अनिका शर्म से लाल पड़ चुकी थी। उसकी दिल की धड़कन को वेद साफ सुन पा रहा था। फिर उसे ऐसे ही अपनी बाहों में लेकर उसे निहारने लगा। फिर अनिका ने उसे एक नज़र वेद को देख उससे पूछा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो ये बोल ही पाई थी कि वेद ने झट से जवाब दिया, वही तो, इसी का तो वेट कर रहा था मैं, इतना देर से देख रहा था। कोई तो सवाल है जो तुम्हारे चेहरे पर चल रहा है, पूछो। वेद के पूछने पर अनिका ने हिचकिचाते हुए सवाल किया, क्या आप मुझसे कल रात की बात को लेकर, मेरा मतलब कल हम दोनों के बीच वो सब नहीं हो पाया, तो क्या मुझसे इस बात को लेकर नाराज है? वो ये सब इतने मासूम चेहरे से पूछ रही थी कि वेद का मन ही नहीं माना कि वो उसे सीधा जवाब दे दे। तो उसने भी उसे परेशान करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा मैं तुमसे नाराज हूँ? जिस पर अनिका उसी मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि आप आज सुबह से मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। वेद ये सब उसे पूछ तो ऐसा रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था, जबकि वो तो पहले से ये बात अच्छे से जानता था कि अनिका को उसके बात ना करे से कितना फर्क पड़ रहा था, जो उसने पहले ही भाप लिया था। अनिका की बात पर वेद ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, और अगर मैं हाँ कहूँ कि मुझे बुरा लगा और मैं नाराज हूँ, तो क्या तुम कल का अधूरा काम पूरा करने दूंगी? उसके ऐसे कहने भर से अनिका का बड़ा सा मुंह खुल जाता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो उससे बोली, हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उसके अजीब रिएक्शन पर वेद को एक हंसी आ रही थी, पर उसने उसे जाहिर ना करते हुए अनिका के गाल पर किस करते हुए कहा, नहीं, तुमसे कोई नाराज नहीं हूँ। जिससे अनिका को पूरा विश्वास हो गया कि वेद उससे गुस्सा नहीं था और इस बात का सुकून उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगा। फिर वेद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उसके गाल को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा, मैंने बस तुम्हें कुछ टाइम दिया है ताकि तुम अपने आप को मेरे लिए रेडी कर सको, तो इसलिए अपने आप को मेरे लिए तैयार करना शुरू कर दो मिसेज, क्योंकि तुम्हारा पति इतना भी शरीफ नहीं है, समझी? वो ये सब इतने सेडिक्टिव वे में बोल रहा था जिससे अनिका थोड़ा देर के लिए घबराने ही लगी और उसका गला भी सूखने लगा। और उसने उसकी बात के जवाब में बस अपना हल्का सा सर हिला दिया, जिसे देख वेद ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, वेरी गुड। फिर उसकी नज़रें अनिका के होठों की ओर अपना रुख मोड़ लेती है और वो उसके चेहरे को निहारते हुए बोला, वैसे आज भी मेरी बीवी काफ़ी खूबसूरत लग रही है, एस ऑलवेज। जिसे सुन अनिका ने अपनी बढ़ती धड़कनों की रफ्तार के साथ अपनी नज़रों को झुका लिया। डॉट डॉट डॉट, तो इस खूबसूरती को एक तोहफा देना तो बनता है ना? वेद के ऐसा कहने पर अनिका ने उससे अपनी पलकों को उठा सवाल किया, क्या मतलब? उसका ये पूछना हुआ और वेद ने चुपके से उसके होठों को अपने होठों के अंदर समा लिया और उसे किस करने लगा। उसके अचानक ने किस करने से अनिका भी एकदम शॉक हो गई, पर अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डालते हुए उसके कंधों को कस के पकड़ लिया और उस एहसास में डूबने लगी। उसने अपने आप को पूरी तरह से उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाते हुए वेद ने उस पर अपनी पकड़ और कसते उसे पीछे की दीवार पर सटा लिया और पूरी तरह से टूटकर उसे पैशन से किस करने लगा। इधर चिराग अपनी ही धुन विस्लिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए लॉबी में जा रहा था कि तभी उसे एक लड़की ने पकड़ अपनी ओर खींचकर एक दीवार से सटा लिया, जिसे देख वो शॉक हो गया। वो हो तुम? उसे ऐसा कहते हुए देख वो लड़की उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोली, शुश, आज कुछ मत बोलना, जो मैं पूछोगी उसका ही जवाब दो। जिस सुनते ही चिराग ने उसकी उंगली को हटाते हुए कहा, हम पूछो। ऐसे कहते हैं उसकी आंखें बता रही थी कि वो उसे कितने अच्छे से जानता था। उस लड़की ने सवाल किया, कल तुमने प्रॉमिस किया था और तुमने बोला था ना कि तुम टेरेस पर आओगे, और मैंने इतनी ठंड में तुम्हारा वेट भी किया, कितने मैसेज और कॉल्स किए, पर ना ही उनका रिप्लाई आया और ना ही तुम, तो कहाँ थे तुम? सवाल सुनने के बाद चिराग एक फ्लैशबैक में पहुंचा जहां वो एक लड़की के साथ उसके रूम में था।
चिराग यहाँ उस लड़की को अपनी बाहों में भरते हुए उस लड़की को किस किए जा रहा था। फिर वो लड़की उसके कुर्ते की कॉलर बटन खोल उसे उतारकर जमीन पर डाल देती है और उसकी बॉडी को देखते हुए बोली, वाओ तुम्हारी बॉडी तो काफ़ी हॉट है, इसे देखकर तो मुझे और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। वो ये सब बोलते हुए चिराग के गले लग जाती और इतने में रूम की बालकनी से बाहर हो रही शादी के खत्म होने पर आतिशबाजी होने लगती है, जिसे देख वो लड़की चिराग से बोली, आज हमारे रूम में भी कुछ ऐसे ही माहौल होना चाहिए। तो चिराग ने उससे बड़े नोटिवे में कहा, तो तुम रेडी हो? जिसे सुनते ही वो लड़की मुस्कुराते हुए चिराग का हाथ पकड़ते हुए उसे बेड के पास ले जाती है और फिर अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए, आई एम ऑलवेज रेडी विद यू, आखिरी ये बस एक रात की ही तो बात है, और ये बोलते हुए उसे किस करने लगती, जिसमें चिराग भी शामिल हो जाता है और वो उसे ऐसे ही किस करते हुए पीछे बेड पर ले लेट जाता है। यह वो लड़की जब उसके सामने अपनी चुटकी बजाती है तो उसका आतिशबाजी वाला रंगीन फ्लैशबैक खत्म हुआ और उसका ध्यान टूटा। क्या हुआ, कहाँ खो गए तुम? बताओ ना, कहाँ थे तुम? जिसके जवाब में चिराग ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कहीं नहीं, बस एक अर्जेंट इम्पोर्टेंट काम आ गया था, उसे निपटा रहा था। जिसे सुन उस लड़की के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई और वो बोली, और हमारा क्या? अभी सुना मैंने, तुम्हारी अगले 1 घंटे में फटफला है, तो तुम तो चले जाओगे, फिर तुम्हारे प्रॉमिस का क्या? जिसे सुन चिराग ने अपने चेहरे को एक शरारत भरी मुस्कुराहट से ढकते हुए उसकी कमर को पकड़ते हुए अपनी ओर कर कहा, फिर कभी स्वीट हार्ट। जिसे सुन वो लड़की लगभग उसके ऊपर लेटते हुए बोली, वैसे तुम चाहो तो 1 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। जिसे सुनते ही चिराग ने अपनी आईब्रो उचका उसे इशारा किया तो उस लड़की ने हल्के से अपनी एक आंख मार दी। तो फिर चिराग ने कहा, पर याद रखना ये कुछ सीरियस नहीं रहने वाला। उसके सवाल का जवाब वो लड़की अपनी गर्दन हिला देती है। तो चिराग उससे मुस्कुराते हुए आगे कहता है, तो फिर देर किस बात की है? ये कहते हुए वो उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए लॉबी से रूमर्स की ओर ले जाने लगता है। वो उसे एक रूम में लेकर आता है जहां चिराग उस लड़की के पैरों को अपनी कमर पर लपेटकर उसे उठाया और उसे किस करते हुए बेड पर पटक देता है। फिर वो लड़की उसके होठों जो छोड़ उसकी नेक पर किस करता है तो चिराग उसके टॉप को और वो लड़की उसकी टी शर्ट को उससे अलग करते हुए बेड पर ही फेंक देते हैं और चिराग फिर से उसे किस करने लगता है, जिसमें वो लड़की भी अपनी हाथों को उसके बालों में चलते हुए पूरा साथ दे रही होती है कि तभी चिराग को दरवाजे पर किसी आहट महसूस होती है, जिसे अंदर देख वो एकदम शॉक हो जाता है। 24 गृह प्रवेश। आगे जब चिराग अपने रोमांस में पूरी तरह डूबा हुआ था कि तभी उस रूम के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती है। जिसे सुन चिराग जब उस लड़की को किस करते हुए दरवाजे की ओर एक नज़र देखता है तो वो हैरान रह जाता है। सामने शगुन खड़ी हुई थी और उन दोनों को इस हालत में देख उसका बड़ा सा मुंह खुल जाता है। वो चिल्लाई, ओ माय गॉड! ये बोलते हुए वो अपनी आंखों को अपनी हथेली से ढक लेती है और उसे देख चिराग दांत पिसते हुए बोला, व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो ये कहते हुए उस लड़की के ऊपर से उठते हुए शगुन के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो बेड पर पड़ी लड़की जल्दी से अपने टॉप को उठा पहनने लगती है। तो शगुन चिराग की बात सुनकर अपना हाथ हटा उसे देखते हुए चिल्लाकर बोली, मिस्टर चिराग बंसल, जरा ध्यान से देखो, ये मेरा रूम है। उसे ये कहता देख चिराग अपनी कमर पर हाथ रखते हुए उस रूम को अपनी गर्दन को घुमा अपनी आंखों को गोल गोल कर निहारने लगता है। फिर उसकी आंखें शगुन पर आकर ठहर जाती है और वो अपनी गलती मानने के बजाय बड़े एटीट्यूड में उससे बोला, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? जिसे सुन शगुन ने भी एक झूठी मुस्कुराहट के साथ उससे कहा, तुम्हें भी कोई और जगह नहीं मिली ये सब करने के लिए? ये कहते हुए शगुन की आंखें उस लड़की पर थी कि तभी चिराग ने शगुन का हाथ पकड़ा और उससे कहा, हाँ नहीं मिली, और तुम्हारा कमरा है तो क्या हुआ? तुमने कौन सा खरीदा लिया है इसे? ये सारा पैलेस मेरे भाई ने बुक किया है, तो मेरी मर्जी में कहीं भी कुछ भी करो, इसलिए तुम निकालो यहाँ से। ये कहते हुए वो शगुन को उस रूम से बाहर ले जाने लगा तो शगुन ने अपना हाथ गुस्से में उससे झटकते हुए कहा, डोंट टच मी, समझे? तुम्हें जो भी करना है अपनी मोम के कमरे में जाकर करो, उन्हें ऐसे ही रूम से निकाल कर। ये कहते वो अपने हाथ बांधते हुए चिराग को मुस्कुराकर देख रही थी और उसकी बात सुन चिराग ने अपने दांत पिसते हुए उसे उंगली दिखाई, अपनी जुबान को जरा कंट्रोल करो। ये कहते हुए चिराग की आंखों में शगुन के लिए गुस्सा साफ झलक रहा था और शगुन भी उसे साफ देख पा रही थी। उन दोनों की आंखें आपस में टकरा ही रही थी कि तभी वो लड़की उन दोनों के बीच में आई। एक्सक्यूज मी गाइस, मुझे जाने दो, ये बोल वो चिराग को घूरते हुए वहां से चली गई और शगुन उस लड़की को अपनी अजीब नजरों से जाता देख पीछे हट जाती है।
उसके जाने के बाद चिराग जैसे ही रूम से अपने कदमों को बाहर लेने वाला था कि तभी शगुन बोली, उफ मिस्टर इडियट, मैच खेलने से पहले से ये तो देख लिया करो। कहाँ खेल रहे, कब खेल रहे हो, और सबसे बड़ी बात, किसके साथ खेल रहे हो। ये सुनते ही चिराग उसकी ओर मुड़ा और अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरकर देखने लगा। और शगुन अपनी बात को जारी रखते हुए बोली, तुम इन सब के लिए इतने उतावले हो रखे हो कि अपना लेवल तक नहीं देख रहे। क्यों इन फालतू लड़कियों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने में लगे हो। आह, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिसे सुन चिराग के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट छा जाती है और वो अपने कदमों को उसकी ओर कर बोला, तो तुम्हें क्या उम्मीद थी कि मैं अपनी एनर्जी तुम जैसे लेवल वाली लड़की पर वेस्ट करूं। जिसे सुन शगुन उसे घूरते हुए बोली, वो तुम्हारी गलतफहमी होगी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि हम कभी दोस्त थे। जिसे सुनने के बाद तो चिराग ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और अपने होठों पर अपनी उंगली रखते हुए शुश करने लगा। और शगुन उसे अपनी ओर आता देख बैठ से सट गई और चिराग उसके एकदम नजदीक आ गया। उसकी आंखें इस समय इतनी इंटेंस थी कि एक पल के लिए शगुन भी डर गई। चिराग ने अपने उसी लुक से उसे घूरते हुए कहा, उस बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे। बचपन गया, दोस्ती भी गई। वो ये बात शगुन के चेहरे के एकदम पास आकर बोल रहा था, जिससे शगुन उसकी आंखों में झांकते हुए उसके दिल में छुपी नाराजगी को महसूस कर पा रही थी। फिर उसका ध्यान चिराग की खुली बॉडी और उसकी चेस्ट पर चला जाता है। जिसे देख वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर थोड़ा साइड होने लगी तो चिराग ने ये भाव कि उसे अजीब लग रहा है, तो वो उसे और चिढ़ाने के लिए बोला, वैसे तुम इतना क्यों डर रही हो। आज से पहले किसी लड़के के इतने करीब नहीं आई हो क्या, या लंदन में किसी लड़के ने टच ही नहीं किया कभी। ये कहते हुए वो शगुन और अपने बीच और दूरी को और कम करने लगा और उन दोनों के बीच अब इतनी कम दूरी बची थी कि चिराग शगुन की तेज सांसों और धड़कन को महसूस कर पा रहा था। और यहाँ चिराग की बातों ने शगुन को कहीं और ही पहुंच दिया और उसे देख लग रहा था कि उसे कोई सदमा लगा था और अपने किसी बुरे ख्याल को याद कर रही हो। जिसे याद करते हुए उसकी हल्की नम आंखें जैसे जम ही गई थी और जमीन को घूरे जा रही थी। जिसे देख चिराग थोड़ा कंफ्यूज लुक से उसे देख शगुन की खामोशी को महसूस करने लगा। फिर जैसे ही चिराग ने उसके कंधे को छुआ तो शगुन का ध्यान टूटा और वो चिराग को थोड़ा अपने आप से धकेलते उससे बोली, गेट आउट। ये बोलते हुए उसकी आंखें आग उगल रही थी। जिसे सुन चिराग उसे घूरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा तो शगुन ने एक बार फिर से आवाज लगाई, रोको। तभी चिराग ने पलटकर देखा तो शगुन ने बेड पर पड़ी उसकी टी शर्ट को उठा उसके मुंह पर फेंक कर मारा, इसे भी लेकर जाओ। चिराग ने उस टी शर्ट को अपने मुंह से हटा शगुन को अपनी शांत नजरों से घूरते हुए उसे पहनने लगा और दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। फिर चिराग वहां से बाहर चला गया और शगुन अपने टूटते कदमों को लेकर बेड पर बैठ गई और कुछ याद करते हुए कांपने लगी और फिर रोते हुए पास ही रखे अपने पर्स से कुछ मेडिसिन निकाल उसे पानी से निगलने लगी। फिर वही फर्श पर टूटकर बिखर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इधर चिराग जब अपने रूम में आता है तो उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती है, जहां वो और शगुन एक दूसरे के बहुत अच्छे वाले बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। बचपन में शगुन बहुत मोटी हुआ करती थी जिस वजह से चिराग उसे प्यार से मोती नाम से ही बुलाया करता था। फिर जब चिराग 14 साल का और शगुन 12 साल की थी तब उसकी फैमिली ने लंदन में सेटल होने के डिसीजन की वजह से उसे वहां हमेशा के लिए जाना पड़ा। चिराग ये सब सोच शगुन और अपनी बातों को याद कर रहा था जहां उसने शगुन से अपने पेरेंट्स से वहां ना जाने से मना करने के लिए बोला था। तब शगुन ने कहा था, क्या यार चिराग, वो खुद वहां जाना चाहती है क्योंकि उसे वहां सब मिलेगा जो यहाँ नहीं है, और इंडिया में रखा ही क्या है, ईट जस्ट लाइक अ विलेज। और उसे यहाँ नहीं रहना, लंदन जाकर वहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और अपना फ्यूचर बनाना है। बस यही सारी बातें चिराग की कानों में गूंज रही थी, जिन्हें याद कर उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव छा जाते हैं। कुछ देर बाद जब सब अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे तो वेद अनिका को लेकर बाहर आया और उसके लिए कार का डोर ओपन करता है तो उसके पीछे एक लेडी जो शालिनी की फ्रेंड थी वो आकर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, तो हैंडसम बॉय, जा रहे हो। जिसे सुन वेद हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, यस आंटी। और आप? उसका जवाब सुन पीछे आई शालिनी बोली, नहीं, अभी ये राजस्थान की खूबसूरती का थोड़ा और मजा लेंगी, है ना मिसेज मल्होत्रा। जिसे सुन वेद ने अपनी नजरें घुमाए और अनिका वो तो अभी भी शालिनी को देख सुबह की बातें याद करने में लगी थी और अपनी नजरों को चुराने में लगी ही थी कि तभी मिसेज मल्होत्रा ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए वेद से पूछा, तो तुम अपनी खूबसूरत वाइफ को हनीमून पर कब लेकर जा रहे हो। जिसे सुन अनिका थोड़ा सहमते हुए मुस्कुराने लगी तो शालिनी ने बात को बढ़ाते हुए कहा,
हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे लगता है इन दोनों को थोड़ी प्राइवेसी की बहुत जरूरत है। शालिनी के चेहरे को देख कोई भी बता सकता था कि वो वेद और अनिका को सुबह की बात के लिए ताना मार रही थी, जिसे उन दोनों ने समझ ही लिया और वेद ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, उसकी कोई खास जरूरत नहीं मोम, क्योंकि आप शायद भूल गई है कि हमारी शादी को 2 दिन नहीं 2 महीने हो चुके हैं। और ये कहते वेद ने अपनी आंखों पर अपने ग्लासेस चढ़ा लिए, पर अभी भी शगुन को घूरता रहा और यहाँ शगुन भी उसे घूर रही थी। फिर मिसेज मल्होत्रा वेद से बोली, हाँ वो तो ठीक है, पर वाइफ को थोड़ा टाइम जरूर देना, ओके। जिसे सुन वेद ने अपना सर हिलाकर उसे जवाब दिया। फिर अनिका को कार के अंदर बैठने का इशारा किया तो वो अंदर बैठ गई। फिर वेद भी दूसरी तरफ से आकर अंदर आकर बैठ गया। अंदर से चिराग आया और शालिनी की कार, जिसमें शगुन उसके पास पहले ही आकर बैठी थी, उसमें आकर आगे बैठ गया, जहां शगुन उसे पीछे एक नज़र देख बाहर देखने लगी। सभी कार एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई। सभी फिर से अपने प्राइवेट जेट से 1 घंटे का सफ़र तय कर वापस दिल्ली आ गए। पूरे सफ़र में अनिका फिर से बेचैन थी। वो बार बार अपने बालों से उस लव बाइट के निशान को छुपाती रही। इसी मशक्कत में उसने पूरा सफ़र निकाल दिया और वेद ने उसे यूं ही निहारते हुए। शगुन एयरपोर्ट से अपनी अपार्टमेंट के लिए निकल गई और बाकी सभी लोग अपनी कार से बंसल मेंशन जाने लगे। यहाँ पहुंचते ही जैसे जैसे कार मेंशन के अंदर जा रही थी, अनिका की आंखें फैलने लगी, क्योंकि वो यहाँ पहली बार आ रही थी और वो घर उसके लिए किसी 5 स्टार होटल जैसा ही था। एंट्रेंस एक बड़े से गार्डन से होकर अंदर जा रही थी, जो कि खूबसूरत फूलों के अलग अलग रंगों और खुशबू से महक रहा था। और सफ़ेद रंग से सजा वो घर दोपहर की धूप में किसी मोती की तरह चमक रहा था। वेद की कार घर की सामने आकर रुकी और कार में आगे बैठे विनोद ने आकर अनिका के साइड का दरवाजा खुला और ड्राइवर ने वेद की साइड का। घबराए अनिका की बाहर आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसके दिल की तेज धड़कन उस खाली कार में गूंज रही थी। बाहर आ चुके वेद ने जब अनिका की घबराहट समझी तो वेद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे देख अनिका ने वेद की आंखों में देखा तो उसने बाहर आने का इशारा किया। इसके बाद अनिका ने हिचकिचाते हुए अपने हाथ से उसका हाथ थाम लिया और बाहर आ गई। वेद उसका हाथ थामते हुए घर के अंदर जाने वाली सीढ़ियों से मेन डोर तक ले जाने लगा तो चिराग ने आगे बढ़कर जा रही शालिनी को रोका। मोम कहाँ जा रही हो अब? तो शालिनी ने नाटक करते हुए कहा, अपने रूम में। और कहाँ जाना चाहिए मुझे? वो ये कहते हुए चिराग को ऐसे देख रही थी जैसे हर बात से बिल्कुल अनजान थी। और चिराग ने उसकी तरफ बढ़ते हुए सवालिया नजरों से कहा, मोम आपको भाई की आरती करनी चाहिए ना, और अपने घर की बहू का गृह प्रवेश करना चाहिए, जैसा रिचुअल्स होते हैं वैसे ही। चिराग किसी अच्छे भाई की तरह उसकी खुशियों का ध्यान रखते हुए शालिनी को समझाने में लगा था और वेद बाहर खड़े होकर शांति सब सुन रहा था और शालिनी की हर रिएक्शन पर उसकी नज़र टिकी हुई थी कि तभी शालिनी ने वेद को देख अपने कदमों को उसकी ओर करते हुए कहा, रिलैक्स चिराग, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर वेद को घूरते हुए बोली, ये सब रिचुअल्स तभी होते हैं जब शादी को 2 दिन हुए हो, और थोड़ी देर पहले तुम्हारे भाई ने ही मुझे याद दिलाया कि उनकी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, तो फिर किस बात का गृह प्रवेश? ये सब कहते हुए शालिनी के चेहरे पर एक कड़वाहट साफ झलक रही थी और चिराग को अपनी माँ पर गुस्सा आने लगता है। वॉट? और यहाँ ये सब सुन वेद के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट तैर जाती है और उसके पास खड़ी अनिका शालिनी की बातें सुनकर उसे समझने के लिए उसे घूरने लगती है। फिर जैसे ही शालिनी ने अनिका से अपनी नज़रें मिलाई वो तुरंत सहम जाती है और शालिनी उससे कहने लगी, बेटा अनिका, ऐसे ही अंदर आ जाओ। अनिका ने एक नज़र वेद को देखा जो बिल्कुल शांत खड़ा था और फिर शालिनी को देखा जो उसे अंदर आने का इशारा कर रही थी। जिसे देख और वेद का कोई जवाब न मिलने पर अनिका ने जैसे ही अपना एक कदम दरवाजे की चौखट को लांघने के लिए बढ़ाया तो वेद ने जो हाथ अनिका थाम रखा था उस पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उसे पीछे खींच लिया। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? उसके ऐसे कहने से अनिका वेद की आंखों में झांकने लगी और वेद ने अपनी बात पूरी की, माना कि हमारी 2 महीने पहले हुई है, पर इस घर में तो तुम पहली बार ही आ रही हो ना। फिर शालिनी को देख आगे कहने लगा, और इस घर की बहू अपने घर में पहली बार आ रही है, आखिर अब इस घर की नई मालकिन भी तो है ना, ऐसे ही थोड़े ही अंदर जाएगी। इस बात पर शालिनी उसे अपनी आग उगलती नजरों से देखने लगती है तो वेद भी उसे लगभग घूरते हुए बोला, गृह प्रवेश तो जरूर होगा। ये कहते वेद ने अपने पीछे खड़े विनोद को इशारा किया तो वो अपनी गर्दन हिलाते हुए वहां से अंदर चला गया। फिर वेद ने आवाज लगाई, जानकी जी,
और जानकी पूजा घर से पूजा की थाली लेकर आ रही थी, जिसे देख चिराग मुस्कुराने लगा और अनिका बस सब कुछ कंफ्यूज होकर देखती रही। डॉट 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 ये पूजा की थाली मोम को दे दीजिए। वेद जानकी को अपनी एरोगेंट वॉइस में ऑर्डर दिया तो जानकी ने वही किया जो वेद ने कहा, और शालिनी पूजा की थाली लेकर वेद को घूरने लगी तो जवाब में वेद मुस्कुरा दिया। शालिनी आगे बढ़कर उन दोनों की आरती करने लगी, बाद बाकी में डालते की थाल और कलश भी ले आईं। और अनिका ने वेद का हाथ थमाते हुए उस कलश को पैर से गिरा। आलते के पैर की लाल छाप छोड़ते हुए घर में अपने कदम बढ़ाए और अपने फोन में वीडियो बना। चिराग ने अनिका से कहा, वेलकम टू आवर फैमिली, जिसके जवाब में अनिका मुस्कुराई कि तभी ऊपर से लाल गुलाब की पंखुड़ियों गिरने लगी, जिससे अनिका अचंभे में पड़ गई और ऊपर देखने लगी। उन लाल पंखुड़ियों को देख अनिका के चेहरे पर किसी फूल की ही तरह खिल उठा और वो खिलखिलाहट के साथ हंसने लगी। ऊपर से कुछ लोग विनोद के ऑर्डर पर गुलाब की पंखुड़ियों को अनिका के ऊपर डाल रहे थे और ये सब देख तो शालिनी का खून ही खौलने लगा। अनिका वहां खड़ी उन फूलों की पंखुड़ियों में नहा रही थी और उन्हें अपने हाथों में लेते खुश होकर वेद को देखने लगी। तो वेद भी उसे खुश देख मुस्कुराने लगा। फिर उसने उसे अपने ओर कर अपने हाथ से उसकी नेक को थामते हुए उसके माथे को चूम लिया। फिर उसे देख बोला, वेलकम टू आवर फैमिली। ये सुनकर अनिका उन गिरती पंखुड़ियों में वेद को निहारते हुए मुस्कुराने लगी। चिराग अपने भाई को खुश देख बहुत खुश नजर था और वो वेद से बोला, माइंड ब्लोइंग प्लानिंग भाई, मजा आ गया। जिस पर वेद उसे देख मुस्कुरा देता है और चिराग उन दोनों की वीडियो बनाने में लग जाता है। वो दोनों उन गिरते पंखुड़ियों में काफी खूबसूरत लग रहे थे और यह सब देख कि वेद ने ये सब पहले से ही प्लान करके रखा था। शालिनी का पारा चढ़ गया और वेद उसे देख उसकी जलते हुए देख मुस्कुराने लगा। आखिर उसने ये सब शालिनी के लिए ही प्लान किया था। इधर दूर खड़ी शालिनी को वेद की मुस्कुराहट और अनिका का घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो वो उन दोनों को घूरते हुए अपने आप से बोली, मुस्कुरा लो और जितना खुश रह सकती हो रह लो। तुम इस घर में वेद की मर्जी से आई हो ना, पर जाओगी मेरी मर्जी से। तुम्हें इस घर में इस सेकंड भी चैन से नहीं रहने दूंगी, ये वादा है शालिनी का। यही सब कहते हुए वो दोनों को घूरते हुए अपने रूम में चली जाती है। जब 25 इंतजार आगे वेद अनिका को सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में लेकर आया। फिर उसका दरवाजा खोलते हुए अनिका को देख बोला, अंदर आओ। अनिका ने हिचकिचाते हुए अपने कदम उस कमरे में लिए और अंदर आते ही कमरे को अपने आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। उसे वो कमरा बादलों पर बने किसी सफ़ेद कमरे जैसा लग रहा था, क्योंकि वो कमरा सफ़ेद रंग से सजा हुआ था, यानी उसका पूरा थीम वाइट था, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी रोशनी महसूस हो रही थी। उस कमरे से अटैच एक बालकनी भी थी जिस पर ग्लास का डोर लगा था, जिससे बाहर का खूबसूरत नज़ारा और खुला आसमान दिखाई दे रहा था और सूरज की रोशनी भी अंदर आ रही थी। अनिका ये सब निहार ही रही थी कि तभी यहाँ वेद ने दरवाज़ा बंद करते हुए उससे कहा, ठीक है, अब से तुम यहीं रहने वाली हो, तो इसे बाद में ठीक से देख लेना, पहले मेरी बात सुनो। उसके ऐसे कहते ही अनिका एकदम सावधान खड़ी होकर उसकी बातें सुनने लगी। तो वेद ने उसे समझते हुए कहा, हाँ तो इस रूम में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, पर फिर भी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो जानकी जी आवाज़ लगा देना। तो अनिका ने एकदम से बिना सोचे समझे वेद से पूछा, क्यों ना आप कहाँ जा रहे हैं? तो वेद ने इस बात को कुछ और ही समझ लिया और एकदम सपाट लहजे में बोला, तो क्या अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ला कर दूँ? वेद के ऐसे कहने पर अनिका झट से बोली, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस पूछ रही थी कि आप कहाँ जा रहे, मतलब मुझे ऐसे अकेला छोड़कर, क्योंकि मैं अभी यहाँ किसी को आपके अलावा ठीक से जानती भी नहीं हूँ, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। जिस पर वेद ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन मैं यहाँ हर समय नहीं रह सकता ना, और यहाँ है ही कितने लोग, मोम और चिराग के अलावा जानकी जी है और कुछ मैड्स है। विनोद जी मेरे साथ होटल में ही रहते हैं, घर में इतनी भीड़ भी नहीं है जिससे तुम्हें डर लगे, इसलिए जो चाहिए बिना डरे मांग लेना, ओके। ये सब सुनते ही अनिका की वेद से कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई और उसने जवाब में अपना सर हिलाकर बेमन कर दिया, जो उसके सुस्त चेहरे से साफ झलक रहा था। फिर वेद रूम में ही बने क्लोजेट रूम में चला गया और कुछ देर बाद एकदम फॉर्मल सूट वो रोज पहन होटल जाया करता था, वो पहनने के बाद बाहर आया तो एक बार के लिए इतने दिनों बाद उसे फॉर्मल में देख अनिका उसे अच्छे निहारने लगी। आखिर वो इतना हॉट जो लग रहा था, क्योंकि आज अनिका उसे अपने खड़ूस डैशिंग बॉस की तरह नहीं अपने हॉट एंड हैंडसम पति की तरह देख रही थी और मन ही मन अपने पति की हॉटनेस पर फिदा हो रही थी। उसकी आंखों ने झपकना ही बंद कर दिया, वो वेद को घूरने में इतना बिजी हो गई कि
उसे होश ही नहीं रहा कि वेद उसे नोटिस कर उसके करीब आ रहा था, और फिर वेद ने उसके करीब आते ही उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई और बस अनिका हिल गई और वेद को अपने इतने करीब देख टिमटिमाती आंखों से उसे घूरने लगी। तो वेद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे अच्छे से निहार लिया हो तो मैं अब जाऊं। जब वेद ने अपनी बाहों को उचका सवाल किया तो अनिका ने सकपकाते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ, आप जाए, और मैं आपको नहीं देख रही थी, मैं वो उस क्लोजेट रूम को देख रही थी। वेद ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक, मैं चलता हूँ। ये बोलते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोलते हुए अनिका से बोला, वैसे बहना अच्छा था, क्लोजेट रूम का अपना ख्याल रखना, वाय। ये बोल वो अनिका को चिढ़ाते हुए वहां से जाने लगा, और इससे पहले अनिका के छोटे दिमाग में उसकी बात आती वो वहां से चला गया। और अनिका अपनी आप से कहने लगी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही थी। फिर अपनी बात को समझते हुए शांत होकर एक गहरी सांस लेते हुए उस बेड पर बैठ जाती है। फिर जब वेद नीचे कार में बैठकर होटल जाने के लिए जा रहा था तो अनिका रूम की बालकनी में खड़ी होकर उसे जाते हुए देखने लगी। फिर जब उसकी कार घर से बाहर जाने लगी तो उसके चेहरे पर एक खामोश उदासी सी छा गई और वो अपनी उदास आवाज में खुद से बोली, मैं तो तुमसे ये भी नहीं बोल सकती कि जल्दी घर आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। ये कहते हुए अनिका अंदर से कुछ टूटी हुई लग रही थी और फिर अपनी आंखें बंद कर वहां चल रही उस ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। कुछ देर बाद नीचे जब शालिनी और चिराग बैठकर अपनी कॉफी पी रहे होते कि तभी दरवाजे पर कोई आता है। गुड मॉर्निंग माई स्वीटेस्ट माम। जिसे सुनते ही चिराग की नजरों ने उस आवाज का पीछा किया तो वो एकदम शॉक हो गया। बाहर से एक 30 से 32 साल की उम्र के बीच का एक आदमी स्टाइलिश सूट बूट पहने हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट चमकाए अंदर बड़ा चला आ रहा था। ओ गॉड मोम, आपने तो मुझे बताया था कि आपने इसे निकाल दिया था, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? चिराग ये सब शालिनी से पूछ ही रहा था कि वो आदमी चिराग के पास आते हुए उसे गले लगाने के लिए दौड़ा। ओ माय गॉड चिराग बेबी, कितने हैंडसम हो गए हो आप। ये कहते हुए वो जैसे ही चिराग की ओर बढ़ा, चिराग किसी बंदर की तरह उछलते हुए सोफे की दूसरी साइड जाकर खड़ा हो गया और शालिनी को वार्निंग देते हुए कहने लगा, मोम इसे मुझसे दूर रखिए वरना मैं इसका खून कर दूंगा। इतनी देर से चुप बैठी शालिनी बोली, रहने दो गैरी, तुम्हें पता है ना वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो दूर रहो उससे। और ये क्या है, अब गुड मॉर्निंग नहीं है आफ्टरनून हो चुकी है। जिसे सुन चिराग वही खड़ा उसे घूरने लगता है और गैरी शालिनी की बात जवाब देते हुए बोला, आपको पता है ना मेम, मैं जब तक आपसे नहीं मिलता तभी तक मेरी सुबह नहीं होती। ये कहते वो शालिनी के पैरों में लगभग झुक ही गया था और चिराग उसकी बात पर हंसते हुए बोला, वाओ व्हाट अ चीजी लाइन, जिस पर गैरी उसे घूर कर देखने लगा। तो चिराग ने शालिनी से कहा, मोम आपको पूरी दुनिया में अपना मैनेजर बनने के लिए कोई अच्छा आइटम नहीं मिला, और ये यहाँ वापस क्यों आया है मोम। जिसे सुन शालिनी ने चिराग को समझाते हुए कहा, चिराग, गैरी मेरा वफादार है और कल रात को उसका फोन आया था। इतने में गैरी ने उसकी बात काटते हुए चिराग से कहा, और मैंने अपनी पुरानी गलती के लिए माफ़ी भी मांग ली है कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, और मेरी प्यारी मेम ने मुझे माफ़ कर दिया। ये कहते हुए वो चिराग को एक अजीब सी मुस्कुराहट से देख रहा था और चिराग जो उसे अभी भी घूर ही था। शालिनी से बोला, बाहर जा रहा हूँ मोम, वाय। और चिराग ये बोलते हुए गैरी को घूरते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाते ही शालिनी के तेवर एकदम बदल गए और उसने गैरी से पूछा, मैंने जो पता करने के लिए कहा था वो क्या? जिसे सुन गैरी उससे बोला, आप जो काम बोले और गैरी ना कर पाए ऐसा हो सकता है। हम शालिनी ने जवाब मांगा तो गैरी ने बताना शुरू किया, वेद सर की वाइफ। वो बस ये बोल ही पाया कि तभी शालिनी ने उसे घूरते हुए टोका, वेद सर। उसके ऐसे कहते ही गैरी ने सहमते हुए अपनी जुबान बदल ली, सॉरी, वेद की वाइफ वो कोई बड़े बिजनेस स्टेट्स वाली फैमिली से नहीं है और ना ही कोई एनआरआई है। उनकी फैमिली आगरा में रहती है। शालिनी ये सुनते ही बोली, ये बात मुझे वो बता चुकी है, आगे बताओ। जिसे सुन गैरी ने जवाब में कहा, इसके फादर एक स्कूल में टीचर है, माँ सिंपल हाउस वाइफ हैं, एक बड़ा भाई और भाभी है। भाई एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता है। कुल मिलाकर एक प्योर सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। जिसे सुनते ही शालिनी की भौहें सिकुड़ने लगी। बेवकूफ वेद किसी भी रास्ते पर चलने वाली लड़की को इस घर की रानी बनाना चाहता है, जिस पर गैरी आग में घी डालने का काम करता है। प्यार अंधा होता है मेम। उसके ऐसे इठलाते हुए बोलने पर शालिनी ने कहा, हाँ
जुनून तो देखा मैंने इस लड़की के लिए वेद आंखों में, लेकिन इस लड़की ने अपनी हैसियत बढ़कर कुछ पाने की गलती की है, जो इसे बहुत भारी पड़ने वाली है। मेरे होते हुए जरूर पड़ेगी। इधर अनिका पूरे रूम का अच्छे से मुआयना कर उसके हर कोने में लगी हर एक चीज को बड़े ध्यान देख अजीब अजीब शक्लें बना रही थी। फिर थक कर बेड पर बैठ गई और उस शांत पड़े कमरे में सामने लगी टिक टिक करती घड़ी की सुइयों को आगे बढ़ते हुए देखने लगी। फिर कुछ देर अपने फोन में गेम खेलने लगी और ऐसे कुछ न कुछ करते हुए ही कई घंटे बीत गए, पर अनिका का कहीं मन नहीं लगा और वो बेड पर लेट कमरे की सीलिंग को निहारने लगी, पर उसका इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। परेशान अनिका उठकर बैठी और अपने आप से बोली, यार बहुत जोरों से भूख लगी है। वेद ने कहा था जानकी जी को बुला लेना। फिर अनिका रूम से बाहर आई और रूम के सामने लगी रेलिंग पर खड़ी हो गई और अपने होठों को दांतों में दबाए नीचे देखने लगी। फिर जब उसने अपनी नजरें घुमाई तो उसे सामने सोफे पर बैठी शालिनी दिखाई दे, तो वो थोड़ा सोच में पड़ गई और अपने रूम में वापस आ गई और बैग पर बैठते हुए बोली, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही उनके सामने अकेले जाने की। मुझे नहीं जाना नीचे, लेकिन भूख भी तो लगी है। पर मासूम अनिका अपने आप को समझाते हुए बोली, नहीं अनिका, भूख तो कंट्रोल हो जाएगी, पर उनके तानों का अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यही सब बोल अनिका एक गहरी सांस लेने लगी। कुछ देर बाद यह और शालिनी जब दोपहर का खाना खाकर उठी तो जानकी अनिका के लिए खाना परोस उसके रूम में ले जाने लगी, जिसे देख शालिनी उसे रोकते हुए सवाल किया, एक सेकंड, ये खाना कहाँ लेकर जा रही हो? इस पर जानकी ने जवाब दिया, वो मेम के लिए। जिसे सुनते ही शालिनी ने जानकी को ऑर्डर देते कहा, कोई खाना ऊपर नहीं जाएगा, उसे भूख लगेगी तो नीचे आकर खुद खा लेंगी, वापस लेके जाओ इसे। जानकी बेमन उस खाने की प्लेट को वापस किचन में ले जाती है और धीरे धीरे अनिका का पूरा दिन वेद के इंतजार में यूं ही कट जाता है और घड़ी के कांटे को आगे बढ़ता देख उसकी आंखें कब थककर बंद हो गई उसे पता ही ना चला और वो नींद में डूब गई। रात के 8:30 बजे वेद घर वापस आया, जिसे देख शालिनी के होठों पर एक झूठी मुस्कुराहट बिखर गई। गुड इवनिंग बेटा, जिसे सुन वेद ने भी हल्की सी मुस्कुराहट से उसे देख जवाब में अपना सर हिला दिया और फिर उसकी नजरों ने के ही बार में पूरे घर को टटोल लिया। वो अनिका को ढूंढ रहा था पर उसे वो कहीं नहीं दिखी। जिसे समझ शालिनी ने कहा, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे रूम में है, और ये बताते हुए वो अपने रूम की तरह बढ़ चली और वेद ऊपर जाने लगा। वेद रूम में एंटर हुआ तो रूम अंधेरे में कैद था, जिसे देख वेद ने सारी लाइट्स ऑन की तो पूरा कमरा रोशनी से नहा उठा। फिर वेद ने बेड पर सोती हुई अनिका को देखा तो वो उसके करीब बढ़ उसे देखने लगा। उसके सोते हुए मासूम चेहरे को देख वेद सुकून से भर गया और उसने नीचे झुक उसके बालों को साइड करते हुए उसके गालों को चूम लिया। फिर मुस्कुराते हुए क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया और सिंपल लोअर टी शर्ट चेंज कर ली। इस सिंपल लुक में भी वेद काफी अट्रैक्ट लग रहा था। वो लाइट ऑफ कर एक बार फिर नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और जानकी उसे रोज की तरह खाना परोसने लगी। फिर जानकी को जब अनिका वेद के साथ भी नहीं दिखाई दी तभी उससे रहा ही नहीं गया और उसने वेद से बहाना करते हुए पूछा, सर आज मेम का यानी आपकी वाइफ का कोई व्रत है क्या? जिसे सुन वेद कंफ्यूज लुक देते हुए बोला, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जैसे ही वेद ने एक निवाला खाया तो जानकी ने कहा, तो फिर आज मेम ने सुबह से क्यों ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पीने के लिए मांगा, और ना ही आपके जाने के बाद वो नीचे आई। जिसे सुनते ही वेद को एकदम शौक लगता है, वो सुबह से नीचे नहीं आई। वेद के सवाल पर जानकी ने अपनी गर्दन हिला मना कर दिया। तो वेद ने सोचते और कुछ नाराजगी जताते हुए कहा, तो आपने खाना ऊपर क्यों नहीं भिजवाया? तो जानकी ने डरते हुए कहा, मैं तो लेकर जा रही थी सर, पर शालिनी मेम ने मना कर दिया। शालिनी का जिक्र होते ही वेद का पारा चढ़ गया और उसकी आंखों में गुस्सा उतरने लगा।